आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और ये किन किन सब्सटेंसों से हमें ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैरियर बैरियर क्या होता है। बैरियर का मतलब होता है बाधा डालने वाला या फिर बाधा डालने वाला बाधा या फिर आवरण। इसको हम आवरण भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या है, ब्रेन ब्रेन का मतलब मस्तिष्क, ब्रेन का मतलब मस्तिष्क और ब्लड का मतलब होता है रक्तवाहिका। ब्लड वेसल्स से लिया गया है। यहाँ ब्लड का मतलब खून होता है, लेकिन यहाँ रक्तवाहिकाओं की बात हो रही है। तो ऐसा आवरण ऐसा आवरण जो कि रक्त वाहिकाओं के चारों ओर होता है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मस्तिष्क में प्रेजेंट है। उस आवरण को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बोल रहे हैं। मतलब क्या है कि एक बार वापस से देख लो, ऐसा आवरण ऐसा आवरण जो कि मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं के चारों ओर प्रेजेंट होता है, उस आवरण को हम बोल रहे हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब हम बात करते हैं कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जो की थी, उनका नाम था विलियमसन, जो कि एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, एक डाई का इंजेक्शन यूज किया था। एक डाई जिसको हम ट्राइपान डाई बोलते हैं, जिसको हम ट्राइपान ब्लू डाई बोलते हैं, ब्लू डाई। इस डाई का इंजेक्शन एक एनिमल में इंजेक्ट किया, एक एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से उस एनिमल की पूरी बॉडी ब्लू दिखाई दे रही थी, पूरी बॉडी ब्लू दिखाई दे रही थी। छोड़ करके किसको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके शरीर पूरा नीला पड़ गया था उस एनिमल का। जिस जिस कारण इन्होंने इन्होंने एक्सप्लेन किया था, या इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन समझाया था कि ब्रेन के चारों ओर या सीएनएस के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। सीएनएस के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ट्राइपान ब्लू डाई इसको क्रॉस नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से ये ट्राइपान ब्लू डाई इसको क्रॉस नहीं कर पाई है। और उस आवरण को इन्होंने नाम दिया था ब्लड ब्रेन बैरियर। इस ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या 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 इस ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जो या कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मिलकर के इस ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती हैं। तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर। सबसे पहले नाम आ रहा है ब्लड। इसका मतलब क्या है कि ब्लड की वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। तो मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल्स है, ये कोई ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल के इनर लेयर जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। ये ब्रेन में कोई ब्लड वेसल्स है जो कि एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। और इस एपिथेलियल टिश्यू के बीच बीच में जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पोर्स होते हैं फेनेस्ट्रा। ये जो स्पेस दिखाई दे रहे हैं इनको बोल रहे हैं हम फेनेस्ट्रा, जो कि ओक्लूडिन प्रोटीन के द्वारा टाइटली क्लोज्ड हो जाते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। ये फेनेस्ट्रा होते हैं, ये टाइटली पैक्ड हो जाते हैं किसके द्वारा, ओक्लूडिन प्रोटीन के द्वारा।
मोस्ट रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है ओक्लूडिंग प्रोटीन। तो ये ओक्लूडिंग प्रोटीन है जो कि इस फेनेस्ट्रा को ओक्लूडिंग प्रोटीन जो कि इस फेनेस्ट्रा को या जो स्पेस प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स के जो वॉल है उसमें एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं उनके बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ब्लड कंटेंट का आदान प्रदान होता है उसमें फेनेस्ट्रा जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड हो गए हैं किसकी वजह से ओक्लूडिंग प्रोटीन की वजह से उसके बाद में इस ब्लड वेसल के चारों ओर एक एक सेल की लेयर प्रेजेंट होती है इस तरह की एक सेल की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं उस सेल को हम बोलते हैं पेरिसाइट्स। जो प्राइमरी सेल होती है इस ब्लड वेसल से चारों ओर एक कवरिंग बना लेती है जिसको हम पेरिसाइट्स बोलते हैं। ये जो सेल्स होती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल जिसको पेरिसाइट बोला गया है। ये स्ट्रांगली प्रोटेक्ट तो नहीं करती है लेकिन थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन करती है और अब जो स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोसाइट सेल्स। तो ये जो होती है ये एस्ट्रोसाइट सेल्स होती हैं जो कि इस ब्लड वेसल्स के चारों ओर स्ट्रांगली पाई जाती हैं और ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन करती हैं। इनको बोलते हैं एस्ट्रोसाइट सेल्स। तो which cell is responsible for the blood brain barrier formation? तो एस्ट्रोसाइट सेल्स और वह स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन के लिए वो होती है ओक्लूडिंग प्रोटीन जो कि टाइटली जंक्शन बना ली है कहाँ पे जो फेनेस्ट्रा होते हैं जो स्पेस होते हैं। अब ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी कंटेंट है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा और ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर बाय चांस वो क्रॉस कर जाते हैं तो एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है बाहर की साइड में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है इस तरह की एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है इस ब्लड ब्रेन बैरियर में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये प्रोटीन क्या होती है? ये पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है। पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि क्या करती है अगर कोई सब्सटेंस इनको क्रॉस करके यहाँ पे आ गया तो इसको वापस इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर धकेल देती है। देखिए कोई भी ब्लड कंटेंट या टॉक्सिक सब्सटेंस अगर इसको क्रॉस करके कहाँ पे आ गया टिश्यू स्पेस में आ गया तो ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये क्या करती है इसको वापस ब्लड वेसल्स के अंदर वापस से धकेल देती है। तो ये चार स्ट्रक्चर्स जो होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ब्लड वेसल्स में ओक्लूडिंग प्रोटीन जो होती है वो टाइट जंक्शन बना लेती है जिसकी वजह से कोई ब्लड का कंटेंट बाहर नहीं आ पाता है। उसके बाहर की साइड में एक सेल प्रेजेंट होती है जिनको प्राइमरी सेल बोलते हैं वो होती है पेरिसाइट्स। जो प्राइमरी सेल्स होती हैं ये भी प्रोटेक्शन का काम करती हैं लेकिन स्ट्रांगली प्रोटेक्ट नहीं करती है। उसके बाद में जो स्ट्रांग प्रोटेक्शन करती है वो होती है एस्ट्रोसाइट सेल्स जो कि चारों ओर टाइट आवरण बना लेती है। अब
इसके बाहर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या करती है, ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है तो उसको वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर धकेल देती है। तो ये होता है ब्लड ब्रेन बैरियर का आवरण। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर का आवरण सीएनएस का कौन सा भाग है जहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है। तो एक तो होता है सीटीजेड पार्ट, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि मेडुला ओब्लोंगेटा पे प्रेजेंट होता है सीटीजेड पार्ट। इसके ऊपर ब्लड ब्रेन बैरियर का आवरण नहीं प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वॉमिटिंग करवा देता है। और एक हाइपोथैलेमस का कुछ भाग है, वहां पर भी हाइपोथैलेमस का कुछ भाग है, वहां पर भी क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर का आवरण नहीं पाया जाता है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स होती हैं कहाँ पे, सीएनएस के अंदर। ये दो स्ट्रक्चर्स होती हैं जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर का आवरण नहीं प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस का कुछ भाग है जहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन सीटीजेड पार्ट है उस पे ब्लड ब्रेन बैरियर का आवरण नहीं प्रेजेंट होता है। ये होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये जो होता है पूरा ब्लड वेसल्स का आवरण होता है। ब्लड वेसल्स के चारों ओर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या काम होता है इनका। अब हम बात करते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन कौन से सब्सटेंस क्रॉस कर सकते हैं और कौन कौन से सब्सटेंस क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो लेयर जो होती है वो एक फैट सोल्यूबल होता है, फैट सोल्यूबल आवरण होता है। तो सबसे पहले जो होते हैं फैट सोल्यूबल, वो इजीली क्या हो जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। फैट सोल्यूबल सब्सटेंस इजीली क्रॉस कर जाते हैं। फैट सोल्यूबल इजीली क्रॉस। तो ये फैट सोल्यूबल क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है एल डोपा, जिसको हम बोलते हैं लियोडोपा। फिर ईथर, जिसको हम परफ्यूम बोल रहे हैं, ईथर। और आता है हमारा एल्कोहल। तो ये जो फैट सोल्यूबल होते हैं ये इजीली क्रॉस कर जाते हैं। कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस भी होते हैं जो कि क्रॉस करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की प्रेजेंस में। मतलब ये हुआ कि उनको क्रॉस करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला वाटर सोल्यूबल कौन से हैं, पहला हो गया वाटर कूल सेल्फ, दूसरा हो गया ग्लूकोज और तीसरा हो गया अमाइनो एसिड। यहाँ पे ग्लूकोज होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है लार्ज मॉलिक्यूल होता है, लेकिन फिर भी ये क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर पे ग्लूटफास्ट एक प्रोटीन होती है ग्लूटफास्ट। ये प्रोटीन क्या करती है, ब्लड वेसल से ग्लूकोज को क्या करती है, पकड़ के ब्रेन के अंदर धकेल देती है, या ब्रेन टिश्यू के अंदर धकेल देती है। जैसे ये ब्लड ब्रेन बैरियर है,
ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो यहाँ पे ग्लूट प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ग्लूट फास्ट प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अभी यहाँ पे टिश्यू है, तो यहाँ ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। उस ग्लूकोज को क्या करती है, ये पकड़ कर इसमें धकेल देती है, ये पकड़ के इसमें धकेल देती है ग्लूट फास्ट प्रोटीन। तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी ये क्रॉस कर जाता है, और इन सभी को क्रॉस करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। किसकी? एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी की वजह से ये ब्रेन के अंदर जा पाते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स भी होती हैं। और कौन कौन से सब्सटेंस जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं? तो एनेस्थेसिया जो कि अनकॉन्शियसनेस करवाता है, एनेस्थेसिया वो क्रॉस कर जाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। और कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जो भी क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। और कौन से सब्सटेंस है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं? तो टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स, टेट्रासाइक्लिन ये भी कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो होता है, हम बात कर लेते हैं कि वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? डोपामिन की। ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। दूसरा एंटीबायोटिक ड्रग्स, ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तीसरा और कौन सा होता है? और डोपामिन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गई। इसके बाद में जो होता है वो होता है पैथोजेंस, वो भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। केमिकल एजेंट जो कि ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, केमिकल एजेंट ये भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, ये सभी है मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, ये सभी क्या करते हैं? ये ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, BBB को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, तो ब्रेन को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक इनमें होता है बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन भी अगर क्रॉस करेगा तो वो भी क्या कर देगा? ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। अब हम एक पॉइंट और बता देते हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन जो होती है, ये दोनों भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। यूरिया और क्रिएटिनिन ये दोनों भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर से ये क्रॉस कर जाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? तो पहली जो कंडीशन जिसमें ब्लड ब्रेन बैरियर को टॉक्सिक सब्सटेंस क्रॉस कर जाते हैं, कंडीशन कौन सी है? तो पहला है ट्रोमा। कोई भी अगर ब्रेन को डायरेक्ट ट्रोमा हो रही है जिसकी वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो रहा है। दूसरा हो सकता है हाइपरटेंशन,
दूसरा होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों? हाइपरटेंशन इसलिए क्योंकि क्योंकि जो हमने ओक्लूटिन जो प्रोटीन बनाई थी, ओक्लूटिन जो प्रोटीन बनाई थी वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से, ज़्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ जो ओक्लूटिन प्रोटीन होती है वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या हो जाती है, यहाँ से हट जाती है, जिसकी वजह से यहाँ जो कंटेंट होता है ब्लड का, यहाँ जो कंटेंट होता है वो इजीली आउट हो जाता है, लीकेज हो जाता है। तो हाइपरटेंशन की वजह से भी क्या होता है, हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस से। तीसरा जो होता है वो होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, अगर ब्रेन का कोई भी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। और चौथी जो कंडीशन होती है वो होती है ट्यूमर। अगर ब्रेन में कोई भी ट्यूमर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी, ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये वो कंडीशंस है जिसकी वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को नुकसान पहुंचता है या ब्लड ब्रेन बैरियर की क्षति हो जाती है। और एक जो होता है वो होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, कर्निक टेरस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कर्निक टेरस होता है। कर्निक टेरस मतलब बिल्रुबिन जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और ये बेसल गैंग्लिया को डैमेज कर देता है। बेसल गैंग्लिया जो न्यूक्लियाई जिसको मैंने बताया था, जो बेसल गैंग्लिया होता है मतलब सेल बॉडी का ग्रुप जो प्रेजेंट होता है सीएनएस के अंदर, सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है सीएनएस के अंदर, उसको ये क्या कर देता है, कर्निक टेरस की वजह से या बिल्रुबिन की वजह से क्या हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है। तो ये वो कंडीशंस है जिसकी वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज होता है। थैंक यू टू ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।